पूरा हरियाणा जानना चाहता कि हिसार लोकसभा सीट के ऊपर क्या कुछ समीकरण रहेंगे। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुलवंत मौर्य जी हैं और घोगड़िया साहब हैं। तमाम जो लोगों की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार हिसार में क्या कुछ रहेगा। कुलवंत जी, क्या लगता है, अगर हम बात करें एक एक विधानसभा की, तो नारनौंद से शुरुआत करते हैं। नारनौंद में क्या कुछ समीकरण रहेंगे? देखो, नारनौंद में चौधरी जयप्रकाश जी काफ़ी भारी मतों से नारनौंद से लीड लेके चलेंगे। कम से कम मैं तो मान रहा हूँ 50,000 तो ऊपर नारनौंद जीतेगा जी। वहीं अगर हम बात करें दादा गौतम की, कैप्टन अभिमन्यु की, तो क्या लगता है इनका रुझान किस तरफ रहेगा आपकी नज़र में? देखो, मेरी तरफ से जो दादा गौतम का कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान रहेगा। आप पिछला इतिहास उठा के देखोगे तो दादा गौतम हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते रहे हैं। और दूसरी ओर जेजेपी में थे, जेजेपी से तो उनका मोह भंग हो गया था। जेजेपी से तो वो वापस आ गए, ना वो जेजेपी के ना वो बीजेपी के। लेकिन उनका जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरा जो विचार है, को कांग्रेस की मदद करेंगे, चौधरी जयप्रकाश जी की मदद करेंगे, क्योंकि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमेशा तारीफ करते रहे, उनको नेता, बढ़िया नेता मानते भी हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रामकुमार गौतम का रुझान चौधरी जयप्रकाश की तरफ रहेगा जी। वहीं अगर हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु को टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद नारनौंद हल्के के कार्यकर्ताओं में क्या कुछ मायूसी देखने को मिल रही है, या फिर वो अब भी बीजेपी के साथ रहेंगे? देखो, जो चर्चाएं हैं, तो चर्चाएं जो लोगों में चर्चाएं हैं, कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक वध कर दिया गया है जी। तो आज जो कैप्टन अभिमन्यु के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके वर्कर हैं, वो मायूस हैं। और वो उनका भी जो मुझे लगता है जो रुझान है वो चौधरी जयप्रकाश की तरफ ही है, क्योंकि उनकी एक राजनीतिक हत्या ही हुई है, मैं तो यही मानता हूँ। तो उनके जो वर्कर है वो चौधरी जयप्रकाश की तरफ ही झुकाव रहेगा उनका जी। बिल्कुल, जयप्रकाश की तरफ झुकाव रहेगा, आपको ऐसा लगता है? लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो पिछले चुनाव में नारनौंद हल्के से एक इकलौता ऐसा हल्का था जहां से बीजेपी नहीं जीती थी, तो क्या लगता है अब की बार भी नहीं जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी नहीं, जमानत जब्त होगी। इसका तो ऐसा है जी, 70% या 80% तो बूथ ऐसे होंगे जो बीजेपी के जहां एजेंट नहीं होंगे, या आप मेरे लिख के ले लेना, 70 से 80% बूथ ऐसे होंगे जहां पर बीजेपी का एजेंट नहीं मिलेगा। यहाँ से तो नारनौंद से तो ये मानो कि पूरी लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा है, 9 की 9 विधानसभा में सबसे बड़ी जो जीत होगी वो नारनौंद से होगी, चौधरी जयप्रकाश जी की। कुलवंत जी, एक बात और बताइए, कांग्रेस पार्टी में खींचतान कही जाती है, टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा करते हैं, वो खुद ही कांग्रेस पार्टी के नेता अपने एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, तो क्या इस चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? ना, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। सब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और पूरे की पूरी 10 जो लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी जी। कुलवंत जी, वहीं अगर हम दूसरी विधानसभा हांसी की बात करें तो हांसी में क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा, क्योंकि वहां से बीजेपी के भ्याणा साहब अभी विधायक हैं? देखो, भ्याणा साहब तो हांसी ने लूट के खाया गया भाई। ओके, मैं माड़ा बाग था, कोर था, पहले कांग्रेस में ही था। वो तो अपना फायदा खातर जब उसने लग गया आड़ा तक मैं सारी तो हांसी की जमीन बेच के खा गया। भ्याणा कुछ नहीं, लोगों की छकाई और एक में तो बीजेपी तो हो रही है और कि में बहन जमाए छका रखे हैं। दूसरी चीज आपने कल देखा होगा, कल जो हांसी में प्रोग्राम थे, आपने देखो उन प्रोग्रामों में कम से कम पूरी हांसी में हर 500 मीटर पर प्रोग्राम था। चाहे नरेश यादव जी का था, अपने चेयरमैन है सुमन शर्मा जी का, कितना बढ़िया प्रोग्राम था सुमन शर्मा जी का। उसके बाद अपने तेलूराम जांगड़ा था, योगी जी थे, सारे कितने मतलब जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम थे। पूरा हांसी ऐसा लग रहा था कि चौधरी जयप्रकाश के साथ लग चुके हैं। तो हांसी में अब की बार आप देखना जयप्रकाश जी बहुत अच्छा मार्जिन लेकर चलेंगे जी। वहीं अगर हम बात करें आदमपुर की, तो आपकी नज़र में आदमपुर में क्या कुछ रहेगा? आदमपुर में तो देखो चौधरी जयप्रकाश जी हैं, उसका भी मतलब चलो पिछले इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन होता उसमें भी देख लिया होगा। और अब तो लोगों को ये लग गया, पहले तो झूठ बोल के मंत्री बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ना तो मंत्री बना ना उनकी फाँक दी। अच्छा, दूसरी चीज़ मनोहर लाल खट्टर जी चौधरी भजन लाल परिवार को चोर बोलते हैं, तो इससे बड़ा वो तो देखो उनको भी चल जबरदस्ती बीजेपी में शामिल हुए हों। कुलदीप बिश्नोई अपनी मर्जी से नहीं गया कांग्रेस इसमें बीजेपी में, उसका तो बोला का ना छाती पाट के देखा तो भी आज भी कांग्रेस से है। वो तो इन इड्डी तर शिड्डी तर इन डरता बेचारा गया है। लेकिन आज उनका क्या हालत है, मंत्री पद फलाना देंगे, अब ये देंगे, अब वो देंगे, उनको कुछ नहीं दिया। वो आज हताश है, इसलिए रूस के बैठे हैं। यहाँ से आदमपुर से भी जयप्रकाश जी बहुत अच्छी लीड से विजय होंगे जी। बिल्कुल,
बिंदास हरियाणा पर हम आपको सुनवा रहे हैं कि आखिरकार इन जो नेताजी हैं, हालांकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन इनकी नज़र में क्या कुछ रहेगा, क्या कितने वोटों से ये जीत पाएंगे या फिर किस प्रकार का समीकरण रहेगा, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं। घोगड़िया साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। घोगड़िया साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद जी। सर, आप उचाना हलके से संबंध रखते हैं और उचाना हलके से अगर हम बात करें ब्रजेंद्र की, तो ब्रजेंद्र की टिकट खोस ली है, तो उसके बाद हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे की टिकट कटने से मुझे 10 बच्चे, 20 बच्चे या 100 बच्चों को मैं विधानसभा में भेज पाता हूं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो आपको क्या लगता है उनकी टिकट कटने से कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को उचाना हलके में होगा? ऐसा है, जहाँ तक चौधरी बीरेंद्र सिंह की और ब्रिजेंद्र सिंह जी की बात है, तो अभी निकट भविष्य में वो 10-20 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है जी, और पिछले वो लगभग 10 साल से बीजेपी में थे जी। अभी ब्रिजेंद्र सिंह जी सिटिंग एमपी के तौर पर अपना दावा कर रहे थे कि मैं सिटिंग एमपी हूँ, और इसलिए वो टिकट का दावा कर रहे थे जी। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है, आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं, खास करके उचाना की मैं बताना चाहूँगा कि उचाना में आम जन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से इतना दुखी हो चुका है, उन्होंने अपना मन बना लिया पूरी तरह से। किसी नेता की वजह से नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ बीजेपी से दुखी होकर के और जेजेपी से दुखी होकर के उन्होंने दुष्यंत को बहुत बड़े मार्जिन से जितवा करके विधानसभा भेजा था, और वो प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बने थे जी। लेकिन एक विश्वासघात लोग महसूस कर रहे हैं कि दुष्यंत ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और वो बीजेपी के साथ, बीजेपी ने तो किया ही था। जो आपने देखा कि पीछे किसान लगभग 12-13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे, लगभग 750 किसानों की शहादत हुई, तो इससे लोग बहुत दुखी हैं और वो मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति। और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया है वो बिल्कुल लोगों के मनमाफिक किया है। लोग जिनको चाहते थे, जिनको पसंद करते थे, वही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे उतारे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि नुकसान शायद ही कोई नेता कुछ कर पाए, क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से उचाना के अंदर जितवा करके भेजना है जी। वहीं अगर हम बात करें, आपके हलके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी आते हैं, उनकी माताजी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो उनका कितना प्रभाव रहेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक थे और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट मांगे, और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने के बावजूद वो बीजेपी में को उन्होंने समर्थन दिया राज में, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था जी। लेकिन जब पीछे किसानों का आंदोलन चला, और तो वो लोगों के जब किसानों के खिलाफ दुष्यंत और दुष्यंत के पिताजी डॉक्टर अजय चौटाला वो किसानों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे जी, तो उस दौरान लोगों में भारी रोष था जी, और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज उचाना के अंदर दुष्यंत की बहुत ही बदतर स्थिति है। दुष्यंत की हालात ये है, पीछे भी थी कि वो लोग उसको उचाना में गाँव में घुसने नहीं देते थे जी। तो आज तो ये है कि दुष्यंत का जो वहाँ पिए बैठे अपनी जेब से पैसे दे के चाय पिला रहा है, मतलब दुष्यंत की चाय अगर करनी है, किसी के करवा रहा है, तो जेब से पैसे दे रहा है कि खर्च मैं दूंगा, आप कम से कम चाय ही पिलवा दो। उनको चाय पिलाने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, तो वोट कहाँ से मिलेंगे दुष्यंत को जी। वहीं अगर हम बात करें बरवाला हलके की, तो आपको क्या लगता है बरवाला में क्या कुछ रहेंगे? दुष्यंत सिंह चौटाला बरवाला में आते हैं, कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, लेकिन जोगीराम सिहाग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बरवाड़ा में आप देख लीजिए, बरवाड़ा से विधायक थे जोगीराम जी, वो भी दुष्यंत की पार्टी से थे, लेकिन विधायकों के साथ जो दुष्यंत चौटाला का बर्ताव रहा है जी, जो हर आदमी एक अपेक्षा करता है कि हम सरकार में हैं, और खासकर जनप्रतिनिधि तो करता ही है कि वे सरकार में होने के बावजूद अपने लोगों के काम करवाऊं, अपने वर्करों के काम करवाऊं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने तो किसी भी विधायक के पल्ले कुछ छोड़ा ही नहीं। वो तो दादा गौतम बार बार कहा
कि सारा सौदा खुदे जीम गया। तो वो सारे महकमे खुदे जीम गया का मतलब ये है कि विधायक तो उसके ठाली बैठे, वो अपने वर्करों के काम करवा सके नहीं, धरातल पे कोई जनता के काम करवा सके नहीं। तो जेजेपी के प्रति तो बरवाड़ा में भी इसी तरह से रोष है, और जोगीराम जी भी उनसे नाराज हुए बैठे हैं, वो तो रिजाइन भी करके अभी कुछ दिन पहले। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति दुष्यंत की होगी वहाँ। बहुत बुरी हालत दुष्यंत की जैसे उचाना में है, इसी तरीके से बरवाड़ा के अंदर होगी जी। वहीं अगर हम उकलाना की बात करें तो उकलाना में क्या कुछ लगता है, क्योंकि जेजेपी के कोटे से मंत्री वहाँ से संबंध रखते हैं, तो उकलाना में क्या कुछ रहेगा आपकी नज़र में? देखिए, वैसे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जी एक कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ी अच्छी लहर चली हुई है जी, और पूरी हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक मांग थी कि अगर जयप्रकाश को कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट उतार दे तो एक अच्छे मार्जिन से लोग जयप्रकाश को जितवा करके भेजेंगे जी। और जहाँ तक उचाना, बरवाड़ा और उकलाना की बात है, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ, ऐसी विधानसभा हैं जिसके अंदर ज़्यादा शहरीकरण नहीं है। एक छोटे छोटे कस्बे हैं, देहात का एरिया बहुत ज़्यादा है, और देहात के एरिया में कांग्रेस पार्टी का आज बहुत बड़ा रुझान है लोगों के मन में, क्योंकि बीजेपी की कामयाबियाँ और जेजेपी की नाकामयाबियाँ दोनों एक मेन फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, कांग्रेस के अंदर लोग मोह दर्शा रहे हैं। और एक ये भी फैक्टर है कि जो पिछला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल 9.5 साल का कार्यकाल था और अब जो बीजेपी का मनोहर लाल का कार्यकाल था, लोग अगर तुलना करते हैं दोनों की तो उसमें एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्योंकि उकलाना से अनूप धानक मंत्री बनाए हुए थे, अब जो मंत्री थे बीजेपी सरकार के और एक मंत्री कांग्रेस के जो होते थे, तो उन मंत्रियों का जो काम करने का तरीका या जो उन्होंने काम करके दिखाए उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। अनूप धानक कोई विशेष काम नहीं कर सके, तो इसीलिए उनके प्रति ज़्यादा, क्योंकि अपेक्षाएं लोगों ने ज़्यादा थी कि वे मंत्री बने हुए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं धरातल पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोष का कारण है कि मंत्री होते हुए भी धरातल पे कोई काम नहीं करवा सके। तो इसलिए बीजेपी से और जेजेपी से तो इसी तरह उकलाना के अंदर भी बहुत बड़ा रोष है जी। वहीं अगर हम प्रॉपर शहर की बात करें तो शहर में ऐसा कहा जा रहा है और आमतौर पे देखने को भी मिल रहा है कि जो शहर का जो वोटर है वो लगभग बीजेपी के साथ है। तो आप बीजेपी की इस बड़े वोट बैंक से कैसे पार पाएंगे? देखिए, जहाँ तक शहरी वोटर की बात है, मैं आपकी बात पे कुछ हद तक सहमत इसलिए हूँ कि पीछे जो चुनाव था उसमें हमने देखा कि शहर का वोटर ज़्यादातर बीजेपी की तरफ झुकाव था उनका। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी का जो राज था उसमें हर वर्ग परेशान था और हर वर्ग को बीजेपी के राज ने प्रभावित किया है, चाहे दुकानदार हो, बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, या शहर में और दूसरे काम करने रेडी वाले हों, दूसरा कोई तबका हो जी। हर आदमी बीजेपी के राज में इफेक्टेड हुआ है। चाहे नोटबंदी की बात हो, उससे भी बहुत बड़ी मार इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ी है, दुकानदार के ऊपर भी पड़ी है। दुकानदार अपनी गद्दी पे बैठा माखियाँ मार रहा है और दुकानदार से अगर आप बात करोगे तो कह रहा है कि हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं जी, मतलब पूंजी ही हमारी घटने लग रही है, प्रॉफिट तो कहाँ था, कह रहे दुकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे हिसार के अंदर, दुकानदारों से पूछ रहे थे जब, उसमें ब्राह्मण जाति के भी थे, बनिया जाति के भी थे और पंजाबी भी थे। सभी के मुंह से आपने सुना कि भाई कांग्रेस को वोट देंगे, जयप्रकाश को वोट देंगे। लेकिन 8-10 लोगों के कहने से थोड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। 8-10 लोगों की बात नहीं है, कोई आप यूं फिक्स करके थोड़े दिन गए थे 8-10 लोगों से ही बात करूंगा मैं, वो तो इत्तेफाक से आपने इतने लोगों से बात की है और उनमें से सभी का ये था कि जयप्रकाश को वोट देंगे। बात 8-10 लोगों की नहीं है, बात एक मतलब उस सरकार के कामकाज करने के तरीके की है या उन्होंने क्या किया है। तो जो आपके सामने है, हर चीज़ इफेक्टेड है बीजेपी से आज। मतलब आज जेब में आदमी के 10 रुपये नहीं है,
ऐसी हालात है। और एक तरफ जब कांग्रेस का राज होता था, चाहे बेरोजगार आदमी था उसकी जेब में भी पैसे थे, वो आदमी भी 10 रुपए लेके शाम को घर आता था। लेकिन कांग्रेस राज में ये भी तो कहा जाता था कि गुंडों की सरकार है और लूटने वालों की सरकार है। ऐसा है, कांग्रेस राज में तो ये कहूँगा गुंडे भगाए गए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आते ही कह दिया था कि या तो बदमाश प्रदेश छोड़ दें या फिर जेलों के अंदर होंगे और नहीं तो शूट कर दिए जाएंगे। तो या तो गुंडे प्रदेश छोड़ गए थे या इन गुंडों का एनकाउंटर हो गया था। आज है ये हालात, तो आज आप देख लो जगह जगह धमकियाँ मिल रही हैं, जगह जगह फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। पीछे गुहाना में एक जलेबी का व्यापारी है, मिठाई बनाता, उसको धमकी मिली। एक और हलवाई सांपड़ा में कुछ दिन बाद उसको धमकी मिली। और जगह जगह आप रोज खबर पढ़ रहे हैं कि आज फलानी जगह वहाँ 3 आदमी गोली से मार दिए, वहाँ आज उस जगह गोली से मार दिए। कानून व्यवस्था का तो आज जनाजा निकला हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के राज में तो अमन चैन से हरियाणा प्रदेश जी रहा था और तरक्की करने लग रहा था। जी घोड़िया सब बने रहिए हमारे साथ। कुलवंत मौर्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। मौर्य साहब, अगर हम बात करें बुआनी खेड़ा की, तो बुआनी खेड़ा में क्या कुछ रहेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि अभी अगर हम वहाँ से वर्तमान विधायक की बात करें तो विशंबर वाल्मीकि बीजेपी की तरफ से वहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी बनाए। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है, बुआनी खेड़ा से जो मेरा आइडिया है कि जयप्रकाश जी वहाँ भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जो बीजेपी का 9.5-10 साल का राज रहा है जी, तो उसके अंदर लोग मतलब काफ़ी दुखी है। मतलब उसमें ये लगाओ कि मतलब जिस तरह कोई डेवलपमेंट के काम या किसी तरह के काम। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो बेरोजगारी जी, दूसरी चीज़ ये है कि हर आदमी की जेब में इनने कागज़ डाल रखा है, कभी किसी पोर्टल पर, कभी आईडी, कभी ये कभी वो। तो उससे आम जन दुखी है। और वहाँ पर रामकिशन फौजी जी हमारे जो एक्स MLA हैं, मिनिस्टर हैं जी, तो वो यहाँ से बुआनी खेड़ा से काफ़ी अच्छे लीड चौधरी जयप्रकाश जी को दिलाएंगे। जी, जयप्रकाश को दिलाएंगे। अंतिम विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अंतिम विधानसभा में घोगड़िया साहब, आपको क्या लगता है कि नलवा विधानसभा में क्या कुछ रहेगा? नलवा विधानसभा की जहाँ तक बात है, देखो नलवा विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व बीजेपी का कर रहे हैं, पिछले राज में भी गंगवा जी डिप्टी स्पीकर थे जी, और अब भी राज में उनकी अच्छी तरह से पकड़ है, चलती है। लेकिन लोगों को उनके डिप्टी स्पीकर रहने का या राज में पकड़ होने का तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज मतलब नलवा विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि आप ये कह सको कि बीजेपी के राज में ये काम हो गया। नलवा विधानसभा में हमारे भी कई मेहनती साथी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नलवा विधानसभा में जैसे अनिल मान जी हैं, अभी नए साथी, हमारे जवान साथी काफ़ी मेहनती हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को गली गली में पहुंचा रहे हैं। संपत सिंह जी का भी प्रभाव है नलवा विधानसभा में जी। तो जहाँ तक बीजेपी की और कांग्रेस की अगर हम कामों की तुलना करें उस दौरान की भी जी, तो अंतिम निर्णय में यही पहुँचते हैं कि बीजेपी के राज से लोग दुखी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये अनेकों ऐसे मुद्दे। साहब, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगते थे कि आप पर्ची और खर्ची को महत्व देते थे, लेकिन ये सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है। ऐसा है, आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ किसी के ऊपर भी जी। आरोप तो इनके ऊपर पड़े हुए हैं। इनके तो HPSC के दफ्तर में टैचियाँ मिली हैं जी, पैसों की भरी हुई जी, और सरेआम पकड़े गए हैं रिश्वत लेते। पेपर इतने आउट हुए हैं, इतना बुरे हालात हैं लोगों के लिए जी। तो राज की अगर तुलना की जाए, पर्ची खर्ची कह देते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस पार्टी के राज में तो अनेकों मतलब हजारों बच्चों को रोजगार मिले थे। और अब तो अभी ये चुनाव सिर पे आने के बाद क्या D ग्रुप की निकाल दी भर्ती। MA MPhil PhD करे हुए बच्चे अगर PN लगेंगे, चपरासी लगेंगे, पानी पिलाएंगे ऑफिस में, तो ये तो उनके साथ अन्याय है जी। और उनके साथ अन्याय है। और जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका रोजगार छीना जा रहा है जी। घोगड़िया साहब, रणजीत चौटाला की तरफ से छुट्टी दी गई है कि मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूं, तो क्या लगता है अंतिम पर्सन कि वो उनको मात दे पाएंगे? ये तो स्वाभाविक सी बात है। रणजीत चौटाला तो कहेंगे मैं तैयार हूँ, तो फैसला तो जनता ने करना है। अभी तक तो ये मैं नहीं पता आधे से ज़्यादा लोगों को कि चुनाव कौन लड़ रहा है बीजेपी का,
या बीजेपी चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है हिसार में, मतलब ये हालात है। और जयप्रकाश जी तो 2 दिन पहले ही टिकट मिली है, और कल आपने देखा होगा वो दिल्ली से हिसार पहुंचे हैं टिकट मिलने के बाद। यहाँ से मुंडाल से और हिसार तक 11-12 घंटे का समय लग गया। 50 किलोमीटर और 10-11 घंटे में कवर किया है कि मैं हर किलोमीटर पे इतना लोगों का झूम खड़ा था कि आप पूछो ना, हजारों गाड़ियां साथ में, पूरी तरह से रोड ब्लॉक था। तो कल ही ये हो गया, मैं तो कहूँगी उनकी चिंता बहुत बढ़ गई होगी कल ही रणजीत सिंह जी के। तो मेरे को तो ये एहसास हो रहा है कि इन हालातों में वो चुनाव ना छोड़ जाए बीच में। जी बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है। कुलवंत जी, चलते चलते आपको क्या लगता है, क्या जेपी साहब मुकाबला कर पाएंगे? आप मुकाबले की बात कर रहे हो, यहाँ से कम 4 से 5 लाख वोटों से जयप्रकाश जी विजयी होंगे। आप एक चीज देखो ना, पब्लिक में जाके देखोगे तो आज पब्लिक में इतना रोष है बीजेपी के उस प्रति। एक तो मतलब ये लगा लो बीजेपी वाले तो गामा में नहीं बढ़न देंगे, लोगों में इतना रोष है। और जयप्रकाश को तो जैसे ही टिकट मिली, तो टिकट मिलते ही लोगों में इतना उत्साह आ गया, क्योंकि लोग जो चाहते थे वही चीज हुई है। लोग चाहते थे कि यहाँ से चौधरी जयप्रकाश जी चुनाव लड़े, उनके जो मन की आवाज है, लोगों के मन की आवाज सुनी। तो आपने कल भी देखा होगा, कल कितना हजूम था, कितना लोगों में उत्साह था, कितनी जबरदस्त जोश में थे लोग। तो आज आप हिसार लोकसभा से जयप्रकाश जी 4 और 5 लाख वोटों से यहाँ से विजयी होंगे। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के 2 युवा नेता, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो हर हाल में जयप्रकाश हिसार लोकसभा सीट से जीत हासिल करेंगे। एक एक हलके पे इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ेगी, किस प्रकार से मैनेज करेगी और किस प्रकार से जनता को अपनी ओर आकर्षित करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो अपनी पार्टी की तो बात करेंगे ही, लेकिन वास्तव में क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या कुछ मूड जनता का रहेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।